हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने नाउन के कुछ बेसिक्स करे थे। इस क्लास में हम आगे के कुछ ऐसे रूल्स करने वाले हैं जिनके बार बार क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी है वो जाकर के पहले उसको अच्छे से देख ले, जिसने देख लिया उसका एक बार रिविजन कर ले। ठीक है, ताकि आपको बाकी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ओके, शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला रूल क्या रहेगा कि ऐसे नाउन जिनका मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे ही आप उसमें एस या एस लगा दो। देखो बेटा, हमें क्या पता है कि दुनिया के सारे नाउन सिंगुलर होते हैं और जैसे ही आप उसमें एस और एस लगा दोगे वो प्लूरल बन जाएंगे। यही पता है ना हमको? यही पता है, वेरी गुड, सबको यही पता है। तो फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें आप जैसे ही एस एस लगा दोगे उनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वो वर्ड रहेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है। सबसे पहला वर्ड है आपका पेन और दूसरा है पेन्स। दोनों में डिफरेंस होता है बेटा। आप पेन का आगे बहुत ज्यादा पेन है तो पेन्स नहीं लिख दो, नहीं लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेन जो है वो क्या दिखा रहा है, एगनी दिखा रहा है। ठीक है, एगोनी क्या होता है? जब आप क्या अपने दुख दर्द सफरिंग्स की बात कर रहे होगे। ठीक है, वहीं पे पेन्स का मतलब क्या होता है बेटा? पेन्स का मतलब होता है स्ट्रगल। देखो, मैं ना तुम्हें मीनिंग समझाती हूँ इसका सेंटेंस के हिसाब से, तब आप अच्छे ज्यादा समझ पाओगे। सबसे पहले तो पेन, पेन एग्नी। देखो, जब आपको मैंने, या फिर मान लो कि आप गिर गए तो, ठीक है, आप गिर गए, आपको चोट लगी, तो आपको क्या फील होगा बेटा? आपको पेन फील होगा। क्या फील होगा? पेन फील होगा, यानी कि सफरिंग होगी, एग्नी फील होगी। वहीं पे जब आप बात करोगे पेन्स की, तो जो माँ बाप होते हैं उनको बच्चों को पालने में क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल करना पड़ता है, अपनी चीजें सेक्रीफाइस करके वो आपकी खुशियों के लिए ध्यान देते हैं। तो वो क्या होती है बेटा? पेन्स होती है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे पेन्स का मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रगल। जो आप स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? पेन्स। जैसे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम एंड यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ पेन्स। आपको दर्द नहीं हो रहा है इस प्रिपरेशन में, बट आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ रहा है ना? रनिंग करनी पड़ रही है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? स्ट्रगल है आपका, तो उसको हम पेन्स बोलेंगे कि शी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ पेन्स while bringing up her child alone as she was a single mother। उनको बहुत ज्यादा पेन नहीं हुआ था, पेन्स हुए थे, यानी कि स्ट्रगल करना पड़ा था। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई सबको? आगे करें। नेक्स्ट है आपका बेटा समन। समन का मतलब होता है बुलाना, इकट्ठा करना। अगर मैंने तुम्हें बोला कि सारे बच्चे आकर के क्लास में इकट्ठा हो जाओ, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम हैज समन्ड अस इन द क्लासरूम। बात समझ में आ रही है ना? समन का मतलब क्या होता है? बुलाना, इकट्ठा कर। वहीं पे समन्स का मतलब क्या होगा? कि जो कोर्ट से आपका ऑर्डर आता है बेटा, उसको हम बोलते हैं समन्स। क्या बोलते हैं? समन्स बोलते हैं। एक ही ऑर्डर आएगा फिर भी उसको समन्स बोलेंगे। इसका प्लूरल फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है। समन्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? समन्सेस। समन्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? समन्सेस। तो समन्स क्या होता है? समन्स का मतलब होता है जो कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, वहीं पे समन का मतलब क्या होता है? टू गैदर, किसी को इकट्ठा करना, बुलाना। बात समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ सबको? ये इसका प्लूरल फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड पे आए। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑर्डर। क्या है बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, जोमेटो पे ऑर्डर करते हो, अभी तो घर गए आप ऑर्डर कर रहे होगे, है ना? तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को, आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दी, इंस्ट्रक्शन भी नहीं, आपने कुछ मंगाया, आपने कोई सर्विस मंगाई, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर। वहीं पे ऑर्डर्स क्या होंगे? ऑर्डर्स होंगे आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होंगे बेटा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जिसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस लगवानी है या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ऑर्डर्स आए हैं। चाहे एक ही ऑर्डर क्यों ना आया हो, हम उसे यही बोलेंगे कि क्या है बेटा? ऑर्डर्स आए हैं। क्लियर हुआ सबको? तो ऑर्डर का मतलब होता है कुछ ऑर्डर करना। वहीं पे ऑर्डर्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स का मतलब हो जाएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, जैसे भी कोई भी डाउट हो मेरे से पूछते रहना, ठीक है? नेक्स्ट है आपका वाटर एंड वाटर्स।
ठीक है, पहला है वाटर, दूसरा है वाटर्स। वाटर तो सबको पता है, पानी, हाइड्रेटेड रहना, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो वाटर मतलब नॉर्मल वाटर जो आप पीते हो, है ना। वहीं पे जो आपका वाटर्स होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूं कि ही हैज ट्रेवल्ड टू मेनी वाटर्स इन द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है कि वो बंदा बहुत सारी वाटर बॉडीज देख चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है अपनी जिंदगी में। ही हैज ट्रेवल्ड मेनी वाटर्स इन द वर्ल्ड। क्लियर हुआ सबको। अब आते हैं अगला। मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी, पैंट एंड पैंट्स, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पैंट का मतलब होता है, पैंट का मतलब होता है ब्रीदिंग हेविली। क्या होता है बेटा, ब्रीदिंग हेविली मतलब हांफना। ठीक है, जब आप हाँफ रहे हो, मान लो आपको मैंने सीढ़ी चढ़वा दी, आपको मैंने बोला दौड़ के ऊपर जाओ, फिर दौड़ के नीचे आओ और ऐसे 10 राउंड लगाओ, तो उसके बाद आप थक जाओगे ना, थक जाओगे, हाँफोगे, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, पैंटिंग। ही वॉज पैंटिंग आफ्टर रनिंग 10 लैप्स इन द ग्राउंड। 10 लैप दौड़ने के बाद वो हाँफ रहा था। ठीक है, तो जब जोर जोर से सांस लेते हैं उसको हम पैंट बोलते हैं। वहीं पे जब आप क्या बोलोगे, जब आप सिर्फ पैंट्स की बात कर रहे हो, तो ये होते हैं आपके नॉर्मल पैंट जो पहनते हो आप लोग, उसमें हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पैंट्स। ठीक है, पैंट्स बोलते हैं उसको, नॉर्मल ट्राउजर्स जो है आपके, जो आप रेगुलर बेसिस पे पहन रहे हैं। फिर आते हैं आपके दो वर्ड, वुड एंड वुड्स। बहुत बार आपने अपने चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, वुड एंड वुड्स का तो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो क्या है, वुड का मतलब क्या होता है बेटा, वुड का मतलब होता है नॉर्मल लकड़ी, है ना, बेड बनता है, बेंचेस बनते हैं आपकी क्लासरूम के, सारे वुड के बने होते हैं ना। वहीं पे वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। वुड्स का मतलब क्या, फॉरेस्ट। क्लियर हुआ। यानी कि अगर मैंने बोला कि स्ट्रेंज साउंड वाज कमिंग फ्रॉम द वुड्स, तो इसका मतलब है कि जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थी, वहां मत जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। इतना सबको क्लियर है क्या, सबको सारी बातें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके वर्ड्स आ जाते हैं बेटा, आयरन। क्या है, आयरन। आयरन क्या, नॉर्मल लोहा, एक तरीके का मेटल, नॉर्मल मेटल आयरन। लेकिन जो आप इसके आगे क्या लगा दो, इसके आगे आप एस लगा दो, आपने क्या बना दिया, आयरन्स बना दिया। तो आयरन्स क्या हो जाता है बेटा, आयरन्स हो जाता है जब आप किसी को हथकड़ी में बांध दो, चेंज हो गए, या आपने किसी को बिहाइंड द बार सेंड कर दिया, यानी कि लोहे की जो बार है उसके पीछे भेज दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आयरन्स। ही वाज लॉक्ड बिहाइंड द आयरन्स। ठीक है, या फिर ही वाज लॉक्ड इन आयरन्स। दोनों ही केस में आप आयरन का यूज कर सकते हो। इसका मतलब बार्स भी होता है, इसका मतलब चेन्स भी होता है, शेकल्स भी होता है। बात समझ पा रहे हो क्या। चलो यहाँ पे लिख दो आप, चेन या फिर बार्स, बिहाइंड द बार्स। कहते हैं ना कि द क्रिमिनल वाज सेंट बिहाइंड द बार्स, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द क्रिमिनल वाज लॉक्ड बिहाइंड द आयरन्स। ये भी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉपर एंड कॉपर्स। देखो बहुत अच्छे से, आराम से, प्यार से समझो। कॉपर तो आपका नॉर्मल सा मेटल हो गया, जैसे आयरन है ना, नॉर्मल मेटल। लेकिन जो कॉपर्स है ये थोड़ा सा अलग है। कॉपर्स का मतलब क्या होता है, कॉपर के सिक्के। जब पुराने टाइम में कॉपर के सिक्के चला करते थे, तो उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें कॉपर्स बोला जाता था। ठीक है, तो कॉपर्स का मतलब क्या हो जाएगा, कॉइन्स। किसके कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा शॉर्ट एंड शॉर्ट्स। ठीक है, शॉर्ट है एंड शॉर्ट्स है। शॉर्ट का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज जिसकी लेंथ कम हुई तो उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट का मतलब समथिंग स्मॉल। वहीं पे शॉर्ट्स का मतलब क्या होगा, जो आप लोग पीटी के टाइम पे पहन के जाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट पैंट्स बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड शॉर्ट्स क्लियर हो गए। तो ये सारे वो वर्ड्स थे जिनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है अगर आप इसमें एस लगा दो तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि जिस भी नाउन को हमें प्लूरल बनाना है हम उसके आगे एस या एस लगा देंगे। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं और इतनी आसानी से आ जाएगा बेटा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ जो पिछली बार आया है पेपर में। ठीक है,
He was locked behind iron by the police. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया है, इसमें क्या एरर है? तुम सारे बच्चे मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ के और बताओ कि इसमें एरर क्या है, ठीक है? देखो, ही वॉज लॉक्ड बिहाइंड आयरन बाय द पुलिस। क्या लोहे के पीछे खड़ा कर दिया गया था? लोहे के पीछे उसको बंद कर दिया गया था? नहीं, आयरन यानी कि जेल में बंद कर दिया गया था। सिर्फ एक एस का एरर था, एक एस के एरर में आपको एनडीए के पेपर में 4 नंबर मिल रहे हैं बेटा, ठीक है? और एक ही ये छोटा सा एरर सीडीएस के पेपर में 0.83 मार्क्स आपको दे के जाएगा, ठीक है? एवरी पेनी काउंट्स, ठीक है, एवरी पेनी काउंट्स। तो इसलिए आप क्या करोगे कि हर एक नंबर बचाने की कोशिश करोगे और ध्यान से इन रूल्स को पढ़ोगे ताकि आप आगे इनका करेक्शन कर सको। यहाँ पे एक ही जगह एरर था, वो था आयरन में, है ना? दूसरा एक एग्जांपल लो। शी फेस्ड अ लॉट ऑफ पेन टू अचीव सक्सेस। अब एक बात बताओ कि अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो क्या उसको दर्द झेलना पड़ेगा? बॉडी पे फिजिकल पेन नहीं झेलना पड़ता ना, कोई पीटता थोड़ी है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपको क्या करना पड़ता है बेटा? आपको पेन्स झेलने पड़ते हैं, ठीक है? पेन्स यानी स्ट्रगल। तो यहाँ पे एरर बड़ी आसानी से आप डिटेक्ट कर लोगे क्योंकि आप सीख चुके हो कि सारे नाउन ऐसे नहीं होते हैं जिनमें आप एस ई एस लगाकर उनका प्लूरल बना सको। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनका मीनिंग प्रॉपरली चेंज हो जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपका? नेक्स्ट रूल कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी, अभी हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनमें एस लगने के बावजूद वो अपने बिना एस वाले वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऐसे वाले वर्ड्स नाउन के जो कि दिखते तो सिंगुलर है बट असलियत में होते प्लूरल है, और इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दे देगा आपको, सिंगुलर वर्ब दे देगा आपको, और आपको एरर डिटेक्ट करना होगा, ठीक है? एक बार मैं समझा देती हूँ कौन कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड है पुलिस, ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आया था पिछली बार, द पुलिस हैज कॉट द क्रिमिनल। द पुलिस हैज कॉट द क्रिमिनल। यहाँ पे क्या गलती है? एरर बता सकता है कोई? देखो, यहाँ पे ये एरर है कि यहाँ पे हैज ना आकर के क्या आएगा? हैव आएगा। क्यों आएगा? यही रूल जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं बट इन रियलिटी ये प्लूरल होते हैं। इनको कलेक्टिव नाउन के साथ कंफ्यूज मत करना। लास्ट में क्लास में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि कलेक्टिव नाउन को कब आप सिंगुलर यूज करते हो, कब प्लूरल यूज करते हो। जी हाँ, वो भी सिंगुलरली और प्लूरल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में यूज हो रहे होते हैं, ठीक है? तो अभी हम यहाँ ध्यान देंगे, पुलिस वर्ड जो हो गया, पुलिस क्या है बेटा? सिर्फ एक बंदे को रिप्रेजेंट तो नहीं करता। पुलिस में क्या कोई एक ही इंसान होता है हमेशा? नहीं होता ना ऐसा। पुलिस मतलब कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे जो पुलिस वर्ड है ये क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, और इसीलिए हम यहाँ पे हैव लगाएंगे हैज की जगह पे। क्लियर हुआ? अगर मुझे सिंगुलर लिखना होता तो मैं क्या लिखती? यहाँ पे मैं पुलिस मैन कर देती। अगर मैंने यहाँ पे आगे पुलिसमैन लगा दिया होता तो हैज क्या होता? चल जाता। क्लियर हुआ? आगे अगर मैंने द पुलिसमैन होता तो आगे हम हैज लगा सकते थे। क्लियर हुआ सबको? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ देखो वापस से, नेक्स्ट वर्ड है आपका पब्लिक। पब्लिक से भी आप अंदाजा लगा सकते होगे, पब्लिक एक बंदे की तो नहीं होती, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे तभी उसको पब्लिक बोलेंगे। द पब्लिक हैज क्या हैव गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द सीएम हाउस। क्या है क्वेश्चन? द पब्लिक has/have gathered in front of the CM office। सीएम ऑफिस के सामने पब्लिक इकट्ठा हो चुकी है, तो क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा?
आप लोग सब लोग आँख बंद करके हैव पे टिक लगा दोगे, हैज़ नहीं आएगा क्योंकि पब्लिक जो वर्ड है वो क्या है? वो एक प्लूरल वर्ड है। देखने में इसमें ना एस लगा ना कुछ लगा, उसके बावजूद भी ये क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो हर बार एस लगने से वो चीज़ प्लूरल हो जाएगी ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल ही होते हैं, ठीक है? यहाँ पे पब्लिक का फिर सिंगुलर फॉर्म में अगर कुछ लिखना हो तो पर्सन लिख सकते हो, पर्सन मतलब एक होता है। क्लियर हुआ सबको? इतनी बात सबके समझ में आ गई है? आगे चलें? अगले पे आते हैं, नेक्स्ट है आपका वर्मिन। वर्मिन क्या होता है बेटा? वर्मिन होता है वर्मी कंपोस्ट से याद रखो स्मॉल इंसेक्ट्स। क्या होता है? स्मॉल इंसेक्ट्स, ठीक है? वहीं पे नेक्स्ट आपका वर्ड आ गया कैटल। कैटल वर्ड भी अब एक जानवर का तो हम कैटल नहीं बोल सकते, कैटल मतलब कि जो आप पाल सको, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो एनिमल्स एक बंदा नहीं, एक जानवर नहीं। आगे इन्फेंट्री हो गई, इन्फेंट्री के अलावा आर्टिलरी बोल दो आप, ठीक है? या फिर आप कुछ भी और भी आप सारी चीजें यूज कर सकते हो। ये क्या हो जाएंगे? ये हमेशा क्या होंगे? प्लूरल फॉर्म में। एक बंदा तो इन्फेंट्री नहीं होता ना, एक पूरी यूनिट, एक पूरी कंपनी होती है। तो इसलिए इन्फेंट्री क्या हो जाएगी? ये भी प्लूरल फॉर्म में। इन्फेंट्री हैज कैप्चर्ड नहीं आएगा, हैव कैप्चर्ड आएगा। क्लियर हुआ? इन्फेंट्री हैज या हैव कैप्चर्ड एनिमी टेरिटरी। तो हैज आएगा कि हैव आएगा? हैव आएगा। इन्फेंट्री के साथ हमेशा क्या आएगा? हैव आएगा। अगर आपको चूज करना हो हैज या हैव में से तो आप क्या चूज करोगे? आप हमेशा हैव को चूज करोगे। क्यों करोगे हमेशा हैव को चूज? बिकॉज इन्फेंट्री भी एक प्लूरल वर्ड है। सिमिलरली आपको पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म पता है ना, जहाँ से अंडे अंडे आते हैं, जहाँ पे मुर्गियां पाली जाती है, तो उसको पोल्ट्री कहते हैं। पोल्ट्री भी एक तरीके का प्लूरल वर्ड है। आगे बढ़ेंगे, गेंट्री। गेंट्री क्या होता है? गेंट्री भी पढ़ते हैं, जेंट्री भी पढ़ते हैं। क्या होता है ये? इसका मतलब ग्रुप ऑफ इलाइट पीपल, ग्रुप ऑफ रिच पीपल, ठीक है? तो इसको हम बोल देंगे ग्रुप ऑफ इलाइट पीपल। क्लियर हुआ सबको? ग्रुप ऑफ इलाइट पीपल, ठीक। गेंट्री भी कहीं यूज हो रहा होगा तो उसके सामने वॉज या वर लिखेंगे, वर लिखेंगे। क्लियर हुआ सबको? क्योंकि हमेशा हम प्लूरल वाले वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका पीपल। अगेन इसको भी पब्लिक की तरह रिलेट करो कि पीपल भी क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ड। अब ये कुछ जो ये तीन वर्ड है ये ना प्लूरल फॉर्म ही है। ये चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। ऑक्सन जो है वो ऑक्स का प्लूरल फॉर्म है, और मेन MEN वो MAN मैन का प्लूरल फॉर्म है। तो ये देखने में ये वाले भी जो वर्ड्स है ना आपके, क्या लगते हैं? देखने में सिंगुलर लगते हैं, इनमें एस सी एस कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये सारे वर्ड्स क्या हैं बेटा? आपके प्लूरल वर्ड्स हैं। क्लियर है बात? इनके साथ हमेशा आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो वो भी प्लूरल वाली लगाओगे। अगर आप यहाँ पे वर्ब्स भी लगा रहे हैं तो वो भी प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में वर्ब कैसे लगती है? बिना SES के। ठीक है, याद रखना कि प्लूरल वर्ब, दुनिया की सारी वर्ब बाय डिफॉल्ट प्लूरल है, और जब आप उसमें एस यस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगी। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है आपका? अच्छा, अभी तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस यस नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या होते हैं? वो प्लूरल होते हैं। अब हम ऐसे वर्ड्स देख रहे हैं जिनमें एस यस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स है बेटा? ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि आपके कुछ सब्जेक्ट के नाम, जैसे सिविक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? आपके सब्जेक्ट के नाम हो गए। ये सब्जेक्ट के नाम आपके कैसे होंगे कि बेशक इनमें एस लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे कैसे वर्ड्स हैं? कैसे है? ये सारे वर्ड्स सिंगुलर वर्ड्स हैं। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट के नाम। सिमिलरली आप डिजीज के नाम हो गए, मीजल्स हो गया, लास्ट में एस लगा हुआ है। मम्स हो गया, एस लगा हुआ है। डायबिटीज हो गया, एस लगा हुआ है। रिकेट्स, एस लगा हुआ है। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने एग्जाम्पल में ये देना हो कि ये देखो, डायबिटीज इज और डेडली डिजीज। मान लो डायबिटीज एक डेडली लाइफस्टाइल डिजीज है, ठीक। ये मेरा मानना है कि डायबिटीज क्या है? एक डेडली लाइफस्टाइल डिजीज है। अगर ऐसा है तो उस वाले केस में यहाँ पे क्या लगाया मैंने? क्या मैंने यहाँ आर लगाया कि यहाँ पे ईएस लगा था तो इधर आर लगा दो? क्या मैंने ऐसा करा या मैंने ऐसा नहीं करा? मैंने डायबिटीज को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया है, बताओ। इज लगा है, करेक्ट है, या फिर यहाँ आर होना चाहिए था? इज करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक नाउन की बात करें, एक नाम की बात करो। नाम में अगर तुम्हारे एस ई एस आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कोई बंदा है जिसका नाम एस से ही खत्म हो रहा है, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल थोड़ी लगेगा, है। जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम है
व्यास नाम है, मान लो उसका VYAS, व्यास नाम है, एस से खत्म हो रहा है, तो प्लूरल हो गया। व्यास, इज गोइंग की जगह व्यास आर गोइंग आएगा, नहीं आएगा ना। तो वही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डायबिटीज क्या है, एक डिजीज का नाम है, और नाम में अगर एस लगा हुआ है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नाम नाम ही रहेगा, ठीक है, सिंगुलर ही रहेगा। सिमिलरली अगला आप देखो, स्पोर्ट्स के लिए कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होंगे जैसे कि टेनिस हो गया, चेस हो गया, चेस में तो E डबल S लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, एथलेटिक्स हो गई, जिम्नास्टिक हो गए, जिम्नास्टिक्स, ये सारे वर्ड में आपके एस लगा हुआ है लास्ट में, पर कभी भी इनके ऊपर सेंटेंस बनाओगे तो क्या बोलोगे आप कि चेस, मान लो मैंने सेंटेंस बनाया, चेस इज प्लेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करी है वो कैसी यूज करी है बेटा, मैंने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करी है वो इज यूज करी है, ना कि आर यूज करी है, इवन दो चेस में एस लगा हुआ है। क्लियर हुआ सबको, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको एक एक्सेप्शन पढ़ाती हूँ इस रूल का। अब मैं ना दो क्वेश्चन लिख रही हूँ जरा, और मुझे बताना कि इसमें से किस में क्या, किस में एरर है, किस में नहीं है, ठीक है। ये रुक जाओ, इसको थोड़ा ऐसे रख, ठीक है। आपके पास दो सेंटेंसेस दिए मैंने। पहला सेंटेंस क्या है कि मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के फॉर्म में लास्ट में एस लगा है, उसके बावजूद यहाँ इज आया, एकदम करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ये बोला कि हिज मैथमेटिक्स इज या आर चेक्ड बाय द टीचर्स, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इज लगा रहे हो कि आर लगा रहे हो, जरा एक बार मुझे सारे बता दो कि आप इज लगा रहे हो कि आर लगा रहे हो। देखा, फंस गए ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर लगना चाहिए। क्यों बेटा, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है इट इज नॉट द सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट बट द एबिलिटी टू सॉल्व मैथ्स। अगर यहाँ पे जब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि उसकी मैथमेटिक्स को चेक किया गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो कितने अच्छे से मैथ सॉल्व कर सकता है, इस कैपेबिलिटी को चेक किया गया। यहाँ पे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है, एक नॉर्मल शब्द है, एक ऐसी वर्ड की तरह यूज हुआ है जो एबिलिटी को डिफाइन कर रहा है किसी के मैथ को सॉल्व करने की। और इसलिए जब उसमें लास्ट में एस लगाया, तो नॉर्मल वर्ड में जब एस लगा होता है वो प्लूरल बन जाता है। क्लियर होगी बात। एक एग्जाम्पल और देती हूँ, चलो, ये समझने में थोड़ी दिक्कत है, इसमें समझ जाओगे बिल्कुल बढ़िया ढंग से, ठीक है। पॉलिटिक्स क्लास वॉज या वर कैंसल्ड यस्टरडे, ठीक है। और दूसरा, द पॉलिटिक्स ऑफ द टीचर्स इज अफेक्टिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। दोनों में देखो आप, वर्ड क्या है, पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिक्स वर्ड ही यूज हुआ है, पर इस वाले में जो पॉलिटिक्स वर्ड यूज हुआ है, किस फॉर्म में यूज हुआ है, इस वाले में यूज हुआ है ये सब्जेक्ट के फॉर्म में।
ठीक है, किसके फॉर्म में यूज हुआ है? सब्जेक्ट के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिक्स यूज हुआ है, ये उस पॉलिटिक जो डिस्कशन चल रहा होता है या जो मुठभेड़ चल रही होती है उसकी बात की जा रही है कि टीचर्स के बीच की जो पॉलिटिक्स चल रही है उससे क्या हो रहा है, बच्चों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में जब हमने पहले वाले केस में देखा तो पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा था, तो इसके लिए हमने आगे इस लगाए, वॉज लगाई के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो क्या है? वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक कंडीशन है जिसके अंदर टीचर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं और बच्चों का नुकसान हो रहा है। इट इज जस्ट अ सिंपल वर्ड, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, और इसीलिए एक सिंपल वर्ड में एस लगा है तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा होगा, इसके लिए यहाँ पे आर आएगा। क्लियर हुआ सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इकोनॉमिक का देख लो कि द इकोनॉमिक्स of the countries is getting affected या फिर the economic test is cancelled for today। तो अब दोनों ही केस में जब इकोनॉमिक टेस्ट की बात हो रही थी तो वो अब क्या था? आपके सब्जेक्ट का टेस्ट था। लेकिन इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री यानी कि देश की इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो। तो फिर द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री आर गेटिंग अफेक्टेड। बात समझ में आ रही है? इतनी चीजें क्लियर हो गई? एक बार और इसको रिवाइज करोगे, दोबारा से रीड करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। स्टिल डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल पे। नेक्स्ट रूल आपका क्या है बेटा? नाउन, प्रीपोजिशन एंड नाउन। ये रूल हमें क्या सिखाता है कि कभी भी दो नाउन जो कि क्या हो? सेम हो। क्या हो बेटा? सेम हो, और वो दोनों आपस में एक प्रीपोजिशन से जुड़े हों। प्रीपोजिशन कुछ भी हो सकता है, ऑन हो सकता है, बाय हो सकता है, आफ्टर हो सकता है। तो अगर प्रीपोजिशन से जुड़े हो दो सेम नाउन, तो ये दोनों ही नाउन कैसे फॉर्म में होने चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, चलो जी, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। आगे क्या? तो आगे जो इसके आगे वर्ब लग रही होगी, जो इसके बाद वर्ब लग रही होगी वो भी किस फॉर्म में होनी चाहिए बेटा? वो वाली वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल देखो कि ही, या फिर ऐसे देखो, पेजेस आफ्टर पेजेस वर रेड बाय हिम। ठीक है, पेजेस आफ्टर पेजेस वर रेड बाय हिम। सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा। इसका अब यहाँ पे देखो, पेज, पहली बात तो एक एरर ये मिल गया आपको कि पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आएगा, दोनों सेम वर्ड है, बीच में आफ्टर प्रीपोजिशन है। तो दोनों जो ये प्रीपोजिशन के साइड में जो वर्ड्स है, ये भी नाउन है, नाउन वन और नाउन टू दोनों ही सेम है, इसलिए क्या आना चाहिए यहाँ पे? पेज आफ्टर पेज आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? दूसरी गड़बड़ यहाँ पे क्या है बेटा? दूसरी गड़बड़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे वर ना आकर के क्या आना चाहिए? यहाँ पे वर ना आकर के आना चाहिए वॉज। वर ना आकर के क्या आना चाहिए बेटा? वॉज आना चाहिए। इतनी चीज सबके समझ में आ गई? क्लियर है सबको? कभी भी नाउन अगर लिखा है, बीच में प्रीपोजिशन है, दोबारा नाउन है, दोनों ही नाउन सेम है, तो फिर आप क्या करोगे? आप दोनों ही नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे और आपके मन में आएगा कि मैम पेज आफ्टर पेज तो बहुत सारे पेज, और बहुत सारे पेज तो वर आना चाहिए। बट बेटा यहाँ पे वर जो लग रहा है वो इस आखिरी वाले वर्ड के हिसाब से लग रहा है। किसके हिसाब से लग रहा है? इस आखिरी वाले वर्ड के हिसाब से। आखिरी वर्ड अगर आपका क्या है? पेज है। ठीक है, तो अगर आखिरी वर्ड पेज हुआ तो पेज के आगे, पेज अपने आप में सिंगुलर है, और इसीलिए जो उसके आगे जो वर्ब होगा, वर्ब भी आप क्या लगा दोगे? सिंगुलर लगा दोगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल और कराती हूँ। चलो एक एग्जाम्पल और देख लो कि बुक्स बाय बुक्स वर स्टैग्ड इन द कॉर्नर। ठीक है, ये आपका बन गया
बुक्स बाय बुक्स वर स्टैक्ड इन द कॉर्नर। यहाँ पे भी तुम देखोगे एक गड़बड़ जो हुई है, पहली गड़बड़ तो इन्होंने ये करी है कि जो दोनों वर्ड है बाद में बीच में एक प्रीपोजिशन है, उसके अर्ली परली दोनों वर्ड्स जो हैं, दोनों वर्ड्स इन्हें प्लूरल में लिख दिया। एक एरर तो यही डिटेक्ट हो गया, क्या आना चाहिए था? बुक, इधर भी और इधर भी बुक आना चाहिए था। ठीक है, तो बुक बाय बुक। और यहाँ क्या गलती करी है इन्होंने, क्योंकि ये वाला जो आपका वर्ड है, ये वाला जो आपका वर्ड है लास्ट में जो एकदम वर्ब से पहले यूज होने वाला वर्ड है वो सिंगुलर हो जाएगा, तो हमें आगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जानी चाहिए। और इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा वॉज। बात क्लियर हुई इतनी सबको? इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये रूल बहुत इजी है, बस ये देखना है कि जो भी आपके सेम वाले यूज हो रहे होंगे सेम नाउन के साथ, बीच में आपका प्रीपोजिशन है, तो उस वाले केस में आपको क्या करना है? दोनों को ही सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद क्या करोगे? तो जो आपका हेल्प आगे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होगा या फिर वर्ब भी कोई यूज हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे? उसको उसको भी सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट रूल है हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रूल। अगला रूल हमारा क्या है? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रूल। क्या कहता है ये रूल? ये कहता है कि आपके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि मैस्कुलिन होते हैं, मेल के लिए यूज होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो फीमेल के लिए यूज होते हैं, जैसे कि फादर, ब्रदर, अंकल, नेफ्यू, ये तो आपको पता होगा कि ये मेल वाले वर्ड्स हैं, और मदर, सिस्टर, नीज, आंट, ये आपके कैसे हैं? फीमेल वाले वर्ड्स हैं। पर इसके अलावा एक पर्सोनिफिकेशन होती है, जब पोएट्स क्या करते हैं, नेचुरल चीजों को या फिर नॉन लिविंग चीजों को भी इंसान की तरह या फिर ह्यूमंस की तरह ट्रीट करने शुरू करते हैं, तो वो फिर उनको किसी को फेमिनिन मानते हैं, किसी को मैस्कुलिन मानते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो बार बार पेपर में आ रखे हैं, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से वर्ड है? एक है माउंटेन, डेथ, फायर, सन। ये सारे वो वर्ड होते हैं जो कि मैस्कुलिन वर्ड होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम फेमिनिन की बात करें तो फेमिनिन में हो गया नेचर। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या हो गया? फ्लावर। ठीक है, मून, अर्थ, रिवर। याद रखना, चंदा मामा नहीं मामी। ठीक है, यहाँ पे जो है मून क्या है? फेमिनिन यूज होगा। ठीक है, चांद सी लड़की होती है ना कि चांद सी सुंदर, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे मून भी क्या हो जाएगा? फेमिनिन यूज हो रहा होगा। तो अगर मैं इन सबका सेंटेंस एक बनवाऊं तुमसे, तो कैसे बनाओगे बेटा? एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि ऐसे देख लो, मून इज शावरिंग हर ब्यूटी ऑन अर्थ। याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? यहाँ पे मैंने लिखा हर ब्यूटी, नॉट हिज ब्यूटी। हिज ब्यूटी नहीं लिखोगे तुम। मून क्या है? फेमिनिन होता है। सिमिलर तरीके से अगर हम देख लें एग्जाम्पल अगला, डेथ के ऊपर देख लो, चलो। ठीक है, डेथ शोज नो मर्सी टू हिज टू हिज पीपल। डेथ जो है अपने लोगों पे कोई मर्सी नहीं करता। ठीक है, टू हिज पीपल। यहाँ पे जो है हिज यूज हुआ है, हिज आएगा क्योंकि डेथ जो है वो क्या है? एक मैस्कुलिन वर्ड है। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? आइडेंटिफाई ऐसे करोगे कि ये वाले जो वर्ड्स हैं, जब आप देख रहे हो मैस्कुलिन वाले, तो यहाँ देखो जितने भी मार धाड़ वाली चीजें, स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। ठीक है, फायर हो गया, सन हो गया, ठीक है, डेथ हो गया, माउंटेन हो गए, ये सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ना, एकदम जड़ वाले एकदम, तो इनको क्या बोलेंगे? आपने मैस्कुलिन बोल दिया। वहीं पे आओ इधर फेमिनिन की तरफ, नेचर, फ्लावर, मून, अर्थ, रिवर। कैसी? नाजुक चीजें, प्यारी चीजें, अच्छी चीजें। तो उन वाली चीजों को आप किस में डाल दोगे? उनको आप डाल दोगे यहाँ पे फेमिनिन केस में। तो कभी भी आगे और भी वर्ड्स जो आप पढ़ रहे होगे, उसमें से अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें दिखा रहा है, तो उस वाले केस में आप क्या करोगे? आप उनको मैस्कुलिन फॉर्म में लिख रहे होगे। और अगर बहुत ज्यादा ऐसे लाइट, बहुत ज्यादा आसान, बहुत प्यारी, बहुत मधुर चीजें दिखा रहे हैं, तो उस वाले केस में आप किसको लिखोगे? आप फेमिनिन चीजों में लिख रहे होगे। क्लियर होगी बात इतनी सबको? वेरी गुड। चलो, अब हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट रूल पे चलें क्या?
नेक्स्ट रूल क्या है आपका, आज का हम लास्ट रूल देख रहे होंगे। लास्ट रूल है हमारा कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। ये रूल हमारा, ये करके आपकी क्लास खत्म आज की, ठीक है। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी नाउन में होती है। यहाँ पे जो मैं वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ, जरा उनको एक बार ध्यान से अपने आप पढ़ो, ठीक है। ये वाले वर्ड्स क्या होंगे, ये एक ही साथ जो आने वाले वर्ड्स है, जैसे क्लास मैंने बोल दिया तो मेरा मतलब क्या है, स्टूडेंट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं तो मैं उसको क्लास बोल दूंगी। बहुत सारा डस्ट एक तरफ है तो मैं, डस्ट की क्या धूल होती है ना, क्लाउड होता है, ठीक है। वीट है, वीट का क्या हार्वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारा वीट अगर एक जगह इकट्ठा किया तो हार्वेस्ट ऑफ वीट। बुक्स बहुत ज्यादा एक साथ इकट्ठी करती तो लाइब्रेरी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लायन, बहुत सारे शेर बच्चे एक साथ खड़े हुए उन्हें क्या बोलेंगे, प्राइड बोलेंगे। वुल्फ बहुत सारे खड़े हैं तो उनको क्या बोलेंगे, पैक बोलेंगे। सोल्जर्स है तो उनको क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। इस तरीके से आपके सारे वर्ड्स हैं, ये जब यूज हो रहे होंगे तो ये दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। कंफ्यूजन क्या होती है, या तो बच्चे इसको ए लगा हुआ देख करके हमेशा सिंगुलर ही मान लेते हैं, और या तो कुछ बच्चे बहुत बुद्धि लगाते हैं और वो कहते हैं कि मैम क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया तो क्लास भी प्लूरल हुई, है ना। क्लास का मतलब क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट, तो वो इसको प्लूरल मान लेते हैं। पर ये होते सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। दोनों का यूज सिखाऊंगी। लास्ट चीज है, इस पे जरा अच्छे से ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मान लो, एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, जैसे जजेस होते हैं ना, कोर्ट के जो जज होते हैं उनको बोलते हैं आप ज्यूरी। अगर जज के ग्रुप है 4-5, अगर जज है तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, ज्यूरी बोलेंगे। JURY, ठीक है। तो एक सेंटेंस आपका क्या बनेगा, यहाँ देखना जरा। द ज्यूरी हैज या हैव टेकन सीट्स, और दूसरा है आपका द ज्यूरी हैज या हैव गिवन द वर्डिक्ट, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और लिख देती हूँ ताकि समझने में इजी रहे बाद में। द क्लास वॉज या वर फाइटिंग व्हेन टीचर केम। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका द क्लास हैज या हैव won the first prize, ठीक है। अब इन चारों एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। पहला आपका क्या है, द ज्यूरी हैज या हैव टेकन सीट्स, और दूसरा द ज्यूरी हैज या हैव गिवन द वर्डिक्ट। पहले वाली सेंटेंस में एक बात बताओ कि ऐसा हो सकता है कि ज्यूरी जब बैठने गई तो एक जज कुर्सी पे बैठा, दूसरा उसकी गोद में, तीसरा उसकी गोद में, ऐसे 25 जजेस थे तो एक दूसरे की गोद में बैठ के एकदम लाइन बना ली, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सबकी अगर 25 जजेस की भी बेंच है तो 25 अपनी अपनी सीटों पे जाके बैठे होंगे। तो यहाँ पे जब मैं ज्यूरी बोल रही हूँ, यहाँ पे जब मैं ज्यूरी बोल रही हूँ तो मेरा मतलब है जजेस। यहाँ पे मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है मेरा जजेस। तो उस वाले केस में मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे हैव बोलूंगी, ठीक है। क्योंकि सबने कैसा काम किया, अपना अपना सेपरेट काम किया, एक के ऊपर एक स्टैक नहीं हुए, एक साथ खड़े एक साथ बैठे नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ज्यूरी ने अगर सीट ले ली तो सबने अपनी अपनी सीट ली होगी। वहीं पे सेम यही ज्यूरी वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे वर्डिक्ट दिया। अब ऐसा होता है क्या कभी कि अगर 5 जज बैठे हैं, ठीक है, 5 जजेस की बेंचेस है, तो फाइनल तो एक ही फैसला आता है ना, कि 5 फैसले आ जाते हैं उसी कोर्ट से, एक फैसला आएगा, ओनली वन सिंगल ये वर्डिक्ट। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज आएगा। यहाँ पे ज्यूरी से मेरा मतलब जजेस नहीं है, यहाँ पे ज्यूरी से मेरा मतलब फुल ग्रुप ऑफ जजेस है। याद रखना, कभी भी अगर इंडिविजुअल काम हो रहा होगा तो कलेक्टिव नाउन को आप प्लूरल ट्रीट करोगे, और वहीं मिलकर के एक काम कर रहे होंगे तो उसको आप कैसा ट्रीट करोगे,
सिंगुलर ट्रीट करोगे। जैसे कि अगला एग्जांपल देखो, मेरा अभी भी समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वाले में देखो, द क्लास वाज या वर फाइटिंग व्हेन टीचर केम, जब टीचर आई तो क्लास लड़ रही थी। अब एक बात बताओ, क्या मैंने यहाँ क्लासेस लिखा है? क्लासेस तो नहीं लिखा, मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से तो नहीं लड़ सकती। कौन लड़ रहा होगा? बच्चे लड़ रहे होंगे, है ना, स्टूडेंट्स लड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो क्लास है, क्लास से मेरा मतलब है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्लास से मेरा मतलब क्या है? स्टूडेंट्स। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बोलूं द क्लास, अच्छा अगर मेरा मतलब स्टूडेंट्स है, वो प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? वर, कि द स्टूडेंट्स वर फाइटिंग। करेक्ट है यहाँ पे, द क्लास वर फाइटिंग। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको करेक्ट करोगे पेपर में, ठीक है, एरर डिटेक्ट करोगे इसमें। द क्लास हैज या हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब अगर क्लास कोई जीतती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि 4 लड़के जीत गए बाकी सब हार गए। अगर क्लास का कंपटीशन हो रहा है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, मान लो ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन का, अगर ए सेक्शन जीती तो पूरी ए सेक्शन जीती ना, उसके 4 बच्चे जीत गए 3 हार गए, ऐसा तो नहीं होगा अगर क्लास वाइज चीजें चल रही है। अगर मैंने बोला कि क्लास जीत गई, मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला कि क्लास जीत गई। तो क्लास अगर जीतेगी तो यानी कि एक साथ होगा ये वाला काम, यानी कि आगे क्या आना चाहिए? हमारा हमारा हैज आना चाहिए। दोनों के बीच का डिफरेंस पता चला, सेम वर्ड है क्लास, लेकिन एक जगह ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुई है, एक जगह ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है। ये बात समझ में आ गई सबको? कब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी? जब सबका काम सेपरेट सेपरेट होगा। लड़ाई कोई मेरी जगह तो नहीं कर सकता। 2 बच्चे अगर आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों को हाथ चलाना पड़ेगा। एक आदमी खुद को मार के खुद से तो लड़ नहीं सकता है। अगर फाइट कर रहे हैं तो सब अपने लिए कर रहे होंगे। ऐसे जो आपके वर्ड्स रहेंगे, जैसे कि सोना, खाना, ये सारे जो आपके वर्ब्स रहेंगे, ये सब सेपरेट सेपरेट अपना अपना काम करते हैं, है ना। उठना, बैठना, चलना, कोई मेरी जगह जाके खा लेगा तो मेरा पेट तो नहीं भरेगा, मुझे इंडिविजुअली जाके करना पड़ेगा। तो उस वाले केस में क्या करूंगी मैं? प्लूरल फॉर्म का यूज करूंगी कि द क्लास वर ईटिंग इन द कैंटीन। सुनने में चाहे तुम्हें कैसा भी लग रहा हो, ग्रामर के रूल के हिसाब से वही करेक्ट है, ठीक है। तो क्लास क्या है? अगर कैंटीन में जाके खा रही है तो वर ईटिंग आएगा, क्योंकि सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स अपना अपना खा रहे होंगे, अलग अलग से, सब अपने लिए खा रहे होंगे। वहीं पे अगर मैं बोलूं कि द क्लास वॉज या वर पनिश्ड, अब पूरी क्लास को पनिश कर दिया मैंने, तो सबके साथ एक ही चीज, एक ही व्यवहार हुआ ना, एक साथ सिंगुलर टर्म की तरह ट्रीट किया, तो वॉज पनिश्ड ना कि वर पनिश्ड। क्लियर होगी बात इतनी सबको? चलो, ये आपका लास्ट रूल था आज की क्लास का। इसी के साथ ही क्लास में अभी खत्म कर रही हूँ। आप लोग एक बार सारे जो आपको मैंने बेसिक्स वाली क्लास ली थी वो, प्लस में सारे रूल्स अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं आपके साथ एक डीपीपी शेयर कर दूंगी 75 क्वेश्चंस की, उसको लगा लेना एक बार। फिर उसमें जो डाउट होगा आप मेरे से पूछना। मैं बता रही हूँ, नाउन में इसके आगे आपको और कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। जितना पेपर में आ सकता था मैंने वो सारी चीजें आपको पढ़ाई हैं। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं बेटा, बट आपको यहाँ नाउन में पीएचडी नहीं करनी। आपको इतना पढ़ना है जिससे आप पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट द सेंटेंस के हो गए, एरर के क्वेश्चन हो गए, आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, है ना, इसमें अच्छे से स्कोर कर पाओ। नाउन के इस टॉपिक में आपका इससे ज्यादा और आगे नहीं पूछा जाएगा, पर कुछ एक क्वेश्चन हम नए नए इंट्रोड्यूस करते रहेंगे डीपीपी में, ताकि कुछ भी अगर नया पूछा जा रहा है तो आपका रिविजन हो जाए। बात समझ में आ गई? ऑन दिस नोट आई विल बी एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।